हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, ईमानदारी एक बहुत ही अच्छा गुण है, एक बहुत ही अच्छा सद्गुण है। हम सभी को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में ईमानदारी से ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए। हमारे जीवन का पहला आधार ही ईमानदारी होना चाहिए। तो बस आज की इस कक्षा में भी हम कुछ ईमानदारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, ईमानदारी का परिचय। एकांकी। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और फिर बच्चे वो सवाल अपने दादाजी से पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये बच्चे अपने दादाजी से क्या पूछने आते हैं। तो लड़का पूछता है, क्या तुम बता सकती हो ईमानदारी क्या है? तो पता है लड़की क्या जवाब देती है? नहीं, चलो दादाजी से पूछते हैं ईमानदारी क्या है और ईमानदार किसे कहते हैं। तो ये दोनों बच्चे भागे भागे अपने दादाजी के पास जाते हैं और दादाजी के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि ईमानदारी क्या है और ईमानदारी किसे कहते हैं। तो पता है दादाजी क्या जवाब देते हैं? दादाजी कहते हैं, ईमानदारी व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ गुण है। जो व्यक्ति इस गुण को अपनाता है उसे ईमानदार कहते हैं। यह सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ गुण है, और जो व्यक्ति इस गुण को अपना लेता है वो व्यक्ति ईमानदार कहलाता है। तो यह था इस चित्र का सार। चलिए अब एकांकी का मूल तत्व पढ़ते हैं कि ये एकांकी आपको क्या सिखाना चाहती है। तो इस एकांकी का मूल तत्व है, आप बच्चों को ईमानदारी का महत्व समझाते हुए उन्हें इस गुण को आत्मसात कराने के लिए प्रेरित करना। वो जो बच्चे हैं उनको ईमानदारी का महत्व, की जिंदगी में आपकी ईमानदारी कितनी जरूरी है, उस ईमानदारी का महत्व समझाते हुए और इस गुण को आत्मसात मतलब इस गुण को अपनाना, इस गुण को अपनाने के लिए प्रेरित करना, इस एकांकी का भाव है, वो भी मूल तत्व है। तो चलिए अब एकांकी पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो एकांकी हम शुरू करने वाले हैं, इस एकांकी में पात्र कौन कौन से हैं? तो चलिए पहले इस एकांकी के पात्र को देखते हैं। पात्र: सोनू, एक बालक 9 से 10 वर्ष का, 9 से 10 साल का एक लड़का जिसका नाम सोनू है। रामेश्वर नामक एक व्यक्ति, सोहन नामक एक व्यक्ति, मोनू जो सोनू का भाई है, और डॉक्टर शर्मा। ये हैं इस एकांकी के पात्र। अब पहला दृश्य है कि जो सोनू है वो बाजार में ठेले पर सब्जियां रख उन्हें बेचने का प्रयत्न कर रहा है, उन्हें बेचने का प्रयास कर रहा है। तो सोनू बोलता है, सब्जी ले लो, हरी ताजी सब्जी ले लो। तो इतने में ही सोनू की नजर रामेश्वर पर पड़ती है। सोनू को रामेश्वर दिखाई देता है बाजार में। तो सोनू रामेश्वर से बोलता है, ले लो साहब, सब्जी ले लो, हरी ताजी सब्जी ले लो। तो इतने में रामेश्वर कहता है, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सोनू रुआंसा सा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। साहब, सुबह से अब तक कुछ नहीं बिका, कुछ तो ले लीजिए। तो जो रामेश्वर है वो जेब से पैसे निकालकर, तुम तो, अच्छा चलो ये पैसे ले लो और जाओ। तो सोनू एकदम से कहता है, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है और मैं भीख नहीं लेता। आप पहले सब्जी खरीदें फिर मुझे पैसे दें। मैं ईमानदारी के ही पैसे लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई का लूंगा, मैं फ्री का पैसा नहीं लूंगा। इसलिए पहले आप सब्जी खरीदें और उस सब्जी का जो भी भाव होता है वो पैसे आप मुझे दें। तो रामेश्वर कहता है, भाई मुझे सब्जी की फिलहाल तो जरूरत नहीं है और मेरे पास कुछ खुले पैसे भी नहीं हैं जो सब्जी खरीद लूं तुमसे। तो पता है सोनू क्या कहता है?
खुले पैसे की चिंता आप मत कीजिए, आप बस सब्जी खरीदें, बाकी का काम मेरा है। तो फिर सोनू खुले पैसे के लिए जाता है। कुछ समय बीतने पर रामेश्वर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित यानी उनका एक खास दोस्त सोहन उन्हें देखकर ठहर जाता है, मतलब रुक जाता है। तो सोहन बोलता है, अरे भाई रामेश्वर, तुम तो ईद का चांद ही हो गए हो, यहाँ क्या लेने चले आए? तो रामेश्वर कहता है, भाई एक लड़का सुबह से सब्जी का ठेला लिए खड़ा है, मगर कुछ बिका नहीं, तो वह मुझसे बोला सब्जी खरीद लो। मैंने तो उसे समझाया कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, पर वो माना ही नहीं और पैसे खुले करवाने गया है, मुझे यहाँ खड़ा रहने को बोल कर गया है। 10 मिनट हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया, अब तक आया ही नहीं है। जो सोहन है वो रामेश्वर से पूछता है कि तुम यहाँ बाजार में क्या करने आए हो? तो रामेश्वर जवाब देता है कि भाई एक लड़का सुबह से सब्जी का ठेला लेकर खड़ा है और उसका कुछ भी नहीं बिका, मतलब कोई भी सब्जी उसकी नहीं बिकी। तो वो मुझसे बोला कि भाई सब्जी खरीद लो। मैंने तो उसे बहुत समझाया कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, तो वो मेरे से पैसे लेकर 10 खुले कराने गया है, लेकिन 10 मिनट हो गए हैं और वो अभी तक आया ही नहीं है। मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी तक आया ही नहीं है। तो पता है सोहन क्या कहता है? सोहन, लो कर लो बात, हो गया वो 9 2 11। कौन जाने ये ठेला उसका है भी या नहीं, किसी के ठेले को अपना बताकर तुम्हें यहाँ खड़ा कर गया और तुमसे पैसे भी ले गया। तो रामेश्वर बोलता है, पर भाई वह लड़का ठग तो नहीं लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, आज एक नया पाठ पढ़ा। तो जब सोहन उसे समझाता है कि क्या पता वो 9 2 11 यानी कि गायब हो गया हो, ये ठेला उसका है भी या नहीं, क्या पता किसी और का ठेला हो, अपना ठेला बताकर तुमसे पैसे लेकर चला गया। तो इतने में रामेश्वर बोलता है, लेकिन पर भाई मुझे वो तो ठग लग ही नहीं रहा था। चलो खैर जाने दो, जो भी हुआ यह सोचेंगे कि आज एक नए ज्ञान की बात की, आज एक नई चीज सीखी। और इतने में ही दोनों वहां से चले जाते हैं। तो यह था आपका पहला दृश्य। अब दूसरे दृश्य में क्या होता है, चलिए देखते हैं। एकांकी के दूसरे दृश्य में सोनू लौट कर आता है, परंतु वहां रामेश्वर को ना पाकर परेशान हो रहा है। सोनू पैसे खुद लेकर आकर आता है, लेकिन वो देखता है कि ठेले के पास रामेश्वर तो खड़ा ही नहीं है। उसे ना खड़ा देखकर जो सोनू है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो मोनू बोलता है सोनू से, क्यों भाई किसे ढूंढ रहे हो? तो सोनू, जो यहाँ ठेले के पास व्यक्ति खड़े थे उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। तो मोनू कहता है, वो तो अपने दोस्त के साथ सामने वाले टी स्टॉल के अंदर गए हैं। तो सोनू टी स्टॉल के अंदर चला जाता है। रामेश्वर, अरे कहाँ गायब हो गए थे भाई, मैंने तो सोचा मेरे पैसे डूब गए। तो सोनू कहता है, साहब मैं गरीब जरूर हूँ मगर बेईमान नहीं। मैं माना थोड़ा गरीब हूँ लेकिन ईमानदार हूँ, बेईमान नहीं हूँ। तो रामेश्वर कहता है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सोनू, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, वही मेरा एकमात्र सहारा है। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। इतने में ही ये बताते हुए सोनू जो है वो जोर जोर से रो पड़ता है, उसको रोना आ जाता है। तो रामेश्वर कहता है, रो मत बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह, मैं टिहरी बस्ती जा रहा हूँ, वापस लौटकर तुम्हारा हिसाब करता हूँ। अभी सोनू और उसके भाई से घर जाकर कुछ बात करना चाहता हूँ। ना बोलकर जो रामेश्वर है वो सोनू को साथ में लेकर चला जाता है। तो ये वार्तालाप होता है दूसरे दृश्य में। अब देखते हैं तीसरे दृश्य में क्या होता है। तीसरा दृश्य, स्थान मोनू का घर, जहाँ सोनू का भाई बीमार पड़ा है। सोनू, बुखार कैसा है? दवा नहीं तो क्या आराम मिलेगा? तो मोनू कहता है, भाई तुम मेरे लिए कितना कष्ट उठाते हो। रामेश्वर, तुम चिंता मत करो बेटा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, वो आते ही होंगे।
मैंने तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर को बुलाया है, चिंता ना करो, डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। और इतने ही सोनू के घर में डॉक्टर का प्रवेश, सोनू के घर में डॉक्टर आ जाते हैं। तो रामेश्वर बोलता है, आइए डॉक्टर साहब, ये रहा मोनू। मोनू, भाई ये तो बहुत फीस लेंगे, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हम इतने पैसे, इतनी महंगी फीस इन्हें कैसे देंगे? तो रामेश्वर कहता है, उस बात की चिंता ना करो बेटा, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर, रामेश्वर जी आप यहाँ कैसे चले आए? तो वो रामेश्वर जी से कहता है, साहब इस लड़के की ईमानदारी मुझे यहाँ खींच लाई। डॉक्टर, वो कैसे? रामेश्वर कहता है, वो एक लंबा किस्सा है, लौटते समय सुनाऊंगा, फिलहाल तुम हमारे मोनू को जल्दी ठीक कर दो। और सोनू अंत में क्या बोलता है, साहब बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो ना आज कुछ बिक्री होती और ना मेरे भाई की दवाई, आप सच में एक नेक इंसान हैं। तो रामेश्वर क्या करता है, वो सोनू की मदद करता है ताकि मोनू यानी सोनू का भाई अपनी तबीयत जल्द ही ठीक कर पाए। वो सारी फीस डॉक्टर की रामेश्वर भरता है। तो बच्चों, ये था ईमानदारी का परिचय। कैसे सोनू ने, वो गरीब जरूर था लेकिन कभी भी सोनू ने बेईमानी के पैसे नहीं खाए। उसने हमेशा अपना घर, अपने भाई का इलाज, हर चीज बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से करी। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, कभी भी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना ईमानदारी के साथ करना चाहिए। चलिए अब कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ, प्रयत्न मतलब कोशिश, रुआसा मतलब रोने का भाव, कष्ट मतलब तकलीफ, परिचित, परिचित मतलब जान पहचान वाले, उत्सुक मतलब जिज्ञासु, किस्सा मतलब कहानी। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो बच्चों, पहला शब्द है गिड़ गिड़ा कर, गिड़ गिड़ा कर। टी स्टॉल, टी स्टॉल। अलविदा, अलविदा, अलविदा। ईमानदारी, ईमानदारी। बेईमान, बेईमान। शुक्रिया, शुक्रिया। तो बच्चों, ये थे कुछ कठिन शब्द जिनको आपको बार बार बोल के, मतलब जिनका बार बार उच्चारण करके आपको इन शब्दों का अभ्यास करना है। और चलिए, जो एकांकी हमने पढ़ी, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, सोनू क्या बेच रहा था? वेरी गुड। सोनू सब्जी बेच रहा था। ख, रामेश्वर ने सोनू को क्या देना चाहा? वेरी गुड, पैसे। रामेश्वर ने सोनू को पैसे देने चाहे। ग, सोनू के भाई का क्या नाम था? मोनू। घ, रामेश्वर सोनू के साथ कहाँ गया? वेरी गुड, रामेश्वर सोनू के साथ सोनू के घर गया था। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों,
यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर सही सही बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनू की स्थिति कैसी थी? वेरी गुड। सोनू की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर थी। जो सोनू की स्थिति थी वो आर्थिक रूप से कमजोर थी, मतलब थोड़ा गरीब था। सोनू के भीतर किस प्रकार का गुण था? वेरी गुड। सोनू के भीतर किस प्रकार का गुण था? ईमानदारी, खुददारी का गुण था। रामेश्वर ने सोनू की मदद किस प्रकार की? वेरी गुड। रामेश्वर ने सोनू की मदद मोनू का इलाज कराकर करी। उसने डॉक्टर शर्मा को सोनू के घर बुलाया और मोनू का इलाज कराकर उसको दवाई दिलाई। इस प्रकार रामेश्वर ने सोनू की मदद की थी। रामेश्वर को सोनू की ईमानदारी का कैसे पता चला कि सोनू एक ईमानदार आदमी है? वेरी गुड। रामेश्वर को सोनू की ईमानदारी का तब पता चला जब सोनू टी स्टॉल के अंदर रामेश्वर के बचे हुए पैसे लौटाने गया था। तब रामेश्वर को सोनू की ईमानदारी का पता चला था। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको इन रिक्त स्थानों में जो ऊपर दिए हुए शब्द हैं, इन शब्दों को भरना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला है क, यह तो डैश है और मैं डैश नहीं लेता। क्या नहीं लेता? वेरी गुड। यह तो भीख है और मैं भीख नहीं लेता। खुले डैश की चिंता आप मत कीजिए। किसकी चिंता मत कीजिए? वेरी गुड। खुले पैसों की। वह लड़का डैश तो नहीं लग रहा, वह लड़का ठग तो नहीं लग रहा था। मैं गरीब जरूर हूँ मगर, वेरी गुड, मगर बेईमान नहीं। तुम मेरे लिए कितना डैश उठाते हो? तुम मेरे लिए कितना कष्ट उठाते हो? तो बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, ईमानदारी की तरह अन्य और कौन से गुण हैं जो हमारे व्यक्तित्व की आधारशिला का निर्माण करते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए और उन गुणों के नाम लिखिए। तो बच्चों, ईमानदारी एक बहुत अच्छा गुण है, लेकिन ईमानदारी की तरह ही ऐसा अन्य और कौन सा गुण है जो हमारे व्यक्तित्व की आधारशिलता का निर्माण करते हैं? तो बच्चों, इसके बारे में हम आप अपने मित्रों और सहपाठियों से चर्चा करके इसका जवाब आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। चलिए अब थोड़ा ग्रामर पोर्शन देखते हैं, यानी जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाइए। तो चलिए यहाँ पर आपको ये कुछ मुहावरे दिए हुए हैं बच्चों। इन मुहावरों को पढ़ के पहले आपको इनका अर्थ बताना है, फिर इनसे एक एक वाक्य बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधे की लाठी मतलब, अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, मतलब रामेश्वर सोनू के अंधे की लाठी बन गया। अंधे की लाठी का अर्थ है एकमात्र सहारा और वाक्य रामेश्वर सोनू के अंधे की लाठी बन गया। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद मिलना। इससे वाक्य बनाएंगे हम कि सोहन रामेश्वर से बहुत दिनों के बाद मिला, यानी रामेश्वर तो ईद का चांद ही हो गया।
ग, 9 2 11 होना मतलब गायब होना। इससे क्या वाक्य बनाएंगे? पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए मतलब गायब हो गए। अगला है जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 6, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती। इस कथन पर आप कितना सहमत हैं? कक्षा में विचार विमर्श कर लिखिए। तो बच्चों, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उन लोगों की कभी हार नहीं होती। क्या आप इस कथन को सही मानते हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन के बारे में अपनी कक्षा में अपने मित्रों व सहपाठियों से विचार विमर्श कीजिए, की चर्चा कीजिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, पहिए में कुछ शब्द लिखे हैं जो बीच में लिखे शब्द के अर्थ प्रकट करते हैं। प्रत्येक पहिए में एक गलत शब्द है, उसे पहचानिए और चिन्हित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 3 पहिए दिए गए हैं। इन तीनों पहियों में यहाँ एक एक शब्द है, सुबह, चांद और घर। तो बच्चों, यहाँ पर एक एक गलत शब्द है, मतलब एक एक इनके जो ये अर्थ लिखे हैं इनमें से एक का अर्थ गलत है। तो वो गलत शब्दों को आपको ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं। पहला है सुबह। सुबह को हम प्रातः भी बोलते हैं, प्रातः काल भी बोलते हैं, सवेरे भी बोलते हैं। क्या हम इसको सायं भी बोलते हैं? नहीं, सायं मतलब होता है शाम। तो यह है गलत अर्थ। अगला पहिया है चांद। चांद का क्या अर्थ होता है? वेरी गुड, चंद्र, इंदु और चंद्रमा। रवि का अर्थ चांद नहीं होता, रवि मतलब होता है सूरज। तो यह चांद का अर्थ नहीं है। अगला पहिया है घर। तो घर का क्या अर्थ होता है? गृह, भवन, सदन। क्या ये ग्रह भी अर्थ होता है घर का? नहीं, इस ग्रह का मतलब होता है प्लैनेट, सोलर सिस्टम। तो यह घर नहीं होता। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 8, ईमानदारी अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। इस गुण के अलावा और किन किन गुणों को अपनाकर स्वयं को बेहतर भविष्य हेतु तैयार किया जा सकता है? तो बच्चों, जो ईमानदारी होती है वो अच्छे चरित्र को निर्माण करती है, अच्छे चरित्र बनाती है। तो इस गुण के अलावा और कौन सा गुण है जिसे आप अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने आप को बेहतर अच्छे भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं? इसके बारे में भी आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने सहपाठियों से चर्चा कर इसका जवाब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। और बच्चों, आशा करती हूँ ये परिचय ईमानदारी का आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज की कक्षा में आपको मजा आया होगा। अब मैं मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या फिर एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।